हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कोरोना से डरोना की इस मुहिम में। और हम एक बार फिर से आपका और आपके सवालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि आपके सवालों से ही इस मुहिम की जो स्थिरता है वो बनी हुई है। तो आपके साथ आपके सवालों का भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ऐसे ही इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए और घर बैठे लाखों लोगों की जान बचाइए, सिर्फ एक सही सूचना को स्प्रेड करते हुए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। इसी के साथ डॉक्टर संतोष भी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एम्स ऋषिकेश से। वंस अगेन वेलकम टू यू सर। और इसी के साथ वेलकम टू यू, और आपके आंसर्स का भी हम फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं, जो हमारे आने वाले सवाल हैं उनका। और इसी के साथ लाडली फाउंडेशन के फाउंडर देवेंद्र कुमार सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो वंस अगेन वेलकम टू यू सर। थैंक यू सो मच कामिनी। और आज मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं इंट्रोडक्शन देना चाहिए। सभी लोग इस कार्यक्रम से परिचित हो चुके हैं, और जो नए जुड़े हैं उनको बस यही बताना है कि हमारी ये मुहिम है जिसमें कि आप अपने चिर परिचित लोगों के सवालों को लीजिए जो कोरोना से संबंधित हैं। और हमारे बीच एम्स ऋषिकेश से डॉक्टर संतोष हमारे साथ रोज होते हैं। आप उनसे अपने सवाल पूछिए और उन सवालों का सही और सटीक आंसर पाने के बाद वापस से उन लोगों तक सही जवाबों को पहुंचाइए जो अभी तक भ्रमित हैं या गलत जानकारी के अभाव या सही जानकारी के अभाव में गलत जानकारी से अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं और अपना मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं या डरे बैठे हैं घरों में। तो ऐसे लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, एम्स के माध्यम से पहुंचे, यही हमारा प्रयास है। बहुत सारे लोग, और लगभग फेसबुक पर इस वक्त कम से कम 1100 लोग हम लोगों की रीच पहुंच गई है, वो भी लोग देख रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ से हम आज सभी लोगों को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जिस भी व्यक्ति को सवाल पूछना होगा वो जूम पर अपना हैंड रेज करें। और यदि वो हैंड रेज नहीं कर पाते हैं तो आप चैट बॉक्स में अपने सवाल को डाल दीजिए। जैसे ही आप चैट बॉक्स में अपने सवालों को डालेंगे, या तो मैं उसको यहाँ से रीड कर बता दूंगी, अन्यथा आपके जो सवाल है उसके सवाल को पढ़कर मैं आपका नाम अनाउंस करूंगी और आप उसको डायरेक्टली डॉक्टर से पूछ सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन की जूम का डेकोरम को आप बनाए रखिए। आप सवाल पूछने के लिए हैंड रेज करिए या फिर सवाल को चैट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच। सो मैं अभी डॉक्टर संतोष से सवाल, जैसे कि हमारे पास आना शुरू हो गए हैं सर। तो यहाँ पे सर हमारे पास एक पेशेंट थे, उन्होंने बताया था कि उनके जो मतलब एक ऑडियंस है, उन्होंने बताया था कि उनके यहाँ पे नोज के साइड्स पे ब्लैक ब्लैक सी हो रहा है। तो उनको वो अभी जज नहीं कर पा रहे हैं कि वो सच में ही ब्लैक फंगस का एक सिम्टम है, या फिर उन्हें एक बार हॉस्पिटल जाके इसको टेस्ट करवा लेना चाहिए। ये मेरे पास सर आज दोपहर में 12 बजे ही एक ये सवाल आया था कहीं से। अच्छा, चलिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस कोरोना से डरोना की मुहिम पर। और एम्स ऋषिकेश एवं लाडली फाउंडेशन सभी का स्वागत करता है। आज भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी कुछ बातें आप तक पहुंचेंगे, और आशा करते हैं कि उन बातों से आपको फायदा होगा। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए। और इसके साथ ही अगर आपको कोई भी प्रश्न हो, आपको स्ट्रेस में आप हो, आपकी घर की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, ये जो मंच है ये एक फैमिली शो की तरह हम लोग इसको चला रहे हैं। आपके घर की भी कोई अगर ऐसी समस्या हो रही है जो कि पेंडेमिक से लड़ने के लिए हमें कठिनाइयां उत्पन्न कर रही है, चाहे आपको डिप्रेशन है, चाहे स्ट्रेस है जो कि अभी स्वाभाविक है होना, या फिर आपको कोई ऐसी परेशानियां हैं जो कि सॉल्व नहीं हो रही हैं और आप बहुत परेशान हैं, तब भी आप शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, अगर उसका कुछ निदान होगा तो हम व्यवहारिक रूप से देने की कोशिश करेंगे, अन्यथा हम सभी लोग मिलकर एक बहुत अच्छा ग्रुप है हम सब लोगों का, और हम सब लोग साथ हैं, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो है। ये मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं। इसी के साथ मैं प्रश्न लेता हूं कामनी जी से, जो आपने बताया कि मेरे यहाँ पे कुछ ब्लैकिश टाइप का हो रहा है। अगर आप जूम में अगर मेरे साथ अभी होते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता कि मैं आपसे रूबरू बात कर पाता, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप डायबिटिक हैं या आपका कैंसर का इलाज चल रहा है, या फिर आप
बीमारी से पीड़ित हैं, उसमें मुख्य रूप से मैं डायबिटीज को लूंगा, तो और या फिर आपका किडनी से कोई डायलिसिस या कुछ ट्रांसप्लांटेशन कुछ ऐसा इससे पहले देखा गया है, तो आप या आपको है, तो फिर हाँ, ये जो ब्लैकिश आप जो बता रहे हो नाक पर जो है, ये चिंता का विषय है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन आप स्टेरॉइड का सेवन कर रहे थे और आप कोविड पॉजिटिव भी हो, तो फिर कोविड पॉजिटिव भी हैं, स्टेरॉइड का सेवन भी कर रहे थे, तब भी ये चिंता का विषय है। अगर आपने जरा सा भी काला देख लिया, तो मैं इसके साथ साथ और चीजें मैं आपको बता दूंगा। अगर ये कहीं पर आपको ऐसा निशान दिख रहा है नाक के आसपास, नाक के ब्रिज पे, ये कहाँ पर दिख सकता है? एक तो हमारा जो हार्ड पैलेट होता है, जब हम मुंह खोलते हैं तो मुंह खोलने के जो ऊपर पैलेट जिसे हम बोलते हैं, वहां पर भी एक स्कार जैसा बनता है। नाक के ब्रिज पे भी ये ऐसा बन सकता है। और दूसरा, इसमें जो सिम्टम आएगा, आपकी दोनों नाकें सूख जाएंगी, क्रस्टिंग हो जाएगी उस पे, और हल्का सा ब्राउनिश कलर का ब्लड भी आ सकता है आपकी नाक से। इसके साथ साथ आपके चेहरे पे सूजन आ सकती है, आपके आंखों में जो है वहां भी कुछ सूजन आ सकती है, आपका जो ये वाला एरिया है ये सूज सकता है, आपके जो साइनसेस हैं ये वाला और ये वाले से, इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, सर में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। क्योंकि जो हम बार बार बता रहे हैं कि राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो बहुत कॉमन है, जो कि नाक से फिर ऑर्बिट में, जो आंख की ऑर्बिट में है, यहाँ पर भी जाती है। तो अगर इसमें से कोई चीज भी आपको है, आंखों में स्वेलिंग, आंखों के किनारे, फेस के दूसरे साइड में स्वेलिंग है, नाक से है या नाक से ब्लड आ रहा है, सूंघने में भी आपको अजीब बदबू नजर आ रही है, बदबू लग रहा है, तो फिर यह है कि हमें यही इसके इनिशियल जो लक्षण है वो हैं। और डायबिटिक हैं या फिर आप लंबे टाइम से स्टेरॉइड ले रहे हैं, तब ये पक्का है, ये बहुत जरूरी है कि आपको चिकित्सक के पास जाना चाहिए। और ईएनटी सर्जन, नाक कान गला विभाग के सर्जन के पास अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें तो और अच्छा होगा। आपको इसका इलाज हमारे पास है, लेकिन तुरंत हमें हॉस्पिटल को रिपोर्ट करना चाहिए, इसमें वेट नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। जैसे ही वो, क्योंकि अभी वो हमारे पास जूम पे इसलिए नहीं जुड़ पाए क्योंकि सर जहां वो रहते हैं, ही इज फ्रॉम ओडिशा, और वहां पे साइक्लोन काफी ज्यादा आया हुआ है, तो इस सिचुएशन की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट दोनों कनेक्शंस बहुत डाउन है, तो इस वजह से वो आज जुड़ नहीं पाए हैं। बट बहुत ही सीरियसली इस सवाल को लेकर आए थे। इवन ही वाज अननोन, वो उन्होंने, आई डोंट नो उन्होंने मेरा नंबर कहाँ से फाइंड किया, और तब जाके उन्होंने मुझे फोन किया। जैसे ही वो फ्री होंगे इस आंसर को वो जरूर सुनेंगे। और इसी के साथ सर एक और सवाल मुझे रखना था आपके साथ कि जैसे जिस दौर से भी हमारा देश गुजर रहा है, इस पूरे में हम कोई ना कोई अपना क्लोजेस्ट वन या लविंग वन को खोते जा रहे हैं अपने साथ। तो सर इसकी वजह से एक जो फैमिली में एक बड़ा ही नेगेटिव एटमोसफियर सा बना हुआ है, और एक जो डिप्रेशन से एक पूरी फैमिली जो गुजर रही है, उसके लिए आप क्या कहना, मतलब कि किस तरीके के एक जो मेंटल थेरेपी हम उनको दे सकते हैं कि जो फैमिली में एक डिप्रेशन का पूरा दौर गुजर रहा है किसी के जाने से। देखिए, ये प्रश्न जो है आपका बहुत ही जायज है। और मैं कोशिश करूंगा, आप देवेंद्र जी से भी मैं ये निवेदन करूंगा, और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अभी हम सिर्फ एक शो, एक अपना प्रोग्राम सिर्फ इसी विषय पर रखें। मैं बात कर रहा था कि हम कुछ लोगों को ऐसे जोड़ें इस प्रोग्राम में, जहां पर कि हम इस तरीके का भी बात कर सकें और लोगों को मदद कर सकें, लोगों की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनको भी हम इस प्रोग्राम में लें, उनसे बात करें और लोग अपनी समस्याओं को यहाँ पर शेयर करें। केवल दवाई के बारे में जानना ही, केवल कोरोना के बारे में समझना ही कि कोरोना और नेगेटिव है, यही इतना ही सीमित नहीं है। कोरोना से जो हमारे व्यवहारिक, हमारे मानसिक, हमारे साइकोलॉजिकल और हमारे घर परिवार में जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। इस कोरोना से कई गुना भयावह रूप उस चीज का है, उसके बारे में भी हम प्रश्नों को यहाँ पर आमंत्रित करें और अपनी व्यथा को बता सकते हैं। अगर अपना नाम लेने में, या वैसे तो हमारे पास आज कॉन्फिडेंशियलिटी का भी माध्यम है, हम अपना लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप उसमें लिख भी दें कि आप हमारा नाम और पता ना बताएं। सिर्फ हम, जैसे अभी कामनी जी ने पूछा, उसमें हम किसी का नाम भी नहीं बताएंगे, लेकिन वो अपने
बात को यहाँ पे कहेंगे तो अच्छा लगेगा कि वो शेयर कर सकें, और वो हमसे 1 to 1 भी बात कर सकते हैं। जैसे कल एक आदरणीय जो हमारे श्रोता थे, उन्होंने हमसे बात की, शायद उनको बाद में अच्छा भी लगा। देखिए, अभी इस अवसर पर कहीं भी खुशी का ऐसा माहौल नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को सोच सकता है या समझ सकता है तो वो अपने हृदय के अंदर। आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव हो सकता है, किसी की डेथ हुई हो या घर में कोविड पॉजिटिव हो, और तो ये अच्छी न्यूज नहीं है, बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि कोई अच्छी न्यूज है। और इस समय जब बाहर लॉकडाउन है, जो चीजें हमें मिलनी चाहिए बहुत इजीली, वो हमें इजीली भी नहीं मिल पा रही है। अभी जो कुछ ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं कि जब कोई परिवार में कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो शायद उनके जो अपने रिश्तेदार हैं वो भी उनसे दूर से ही नमस्ते कहते हैं, दूर से ही रहते हैं। इनफैक्ट ये भी घटनाएं समझ में आ रही है कि कोई कोविड पॉजिटिव अगर हॉस्पिटल में भी भर्ती होता है तो शायद उसकी देखभाल कौन करे, इसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जा रही है। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए, कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है कि जो कि एक दूसरे को एक से दूसरे को फैल रही है, और इससे इसकी सीवियरिटी और ट्रांसमिशन भी काफी है। लेकिन हमें ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि इसकी मोर्टेलिटी, इसकी जो डेथ रेट है वो अभी भी 2% ही है, 1.5 to 2% के बीच में लाई कर रही है। तो ऐसा इसमें नहीं है कि अगर हम किसी को हेल्प कर रहे हैं और हमें माना कोविड हो गया तो हो गया, एक बार पॉजिटिव का मतलब हम खत्म है, ऐसा नहीं है। मैं बार बार ये बताते आ रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उस व्यक्ति का पूरा कंट्रोल रहता है कि वो कैसे अपना पॉजिटिव होने के बाद वो कितना दिन आराम करे, किस हिसाब से अपने सिम्टम को मॉनिटर करें। अभी भी 85% जो लोग हैं वो घर पे ही ठीक हो जाते हैं। ये सब बताने का मेरा मतलब ये है इस संदर्भ में कि हम लोग अपने इंसानियत को न भूलें, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, एक फैमिली है। देखिए, बिना फैमिली के, बिना परिवार के, बिना समाज के आपका और हमारा अस्तित्व कुछ नहीं। हर चीज में हम साइंस को ढूंढते हैं तो ये भी एक साइंस है जो कि बिना इसके हम लोगों का अस्तित्व नहीं है। अगर यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है या मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन मरीज नहीं होंगे या लोग सुनने के लिए नहीं होंगे तो फिर मेरा अस्तित्व कहाँ जाता है, कुछ नहीं। तो इसलिए हम एक दूसरे की सहायता जरूर करें। इस बीमारी से हमें घृणा करनी है, जिस व्यक्ति को कोविड हुआ है उसकी क्या गलती है, उससे घृणा नहीं करनी। एक तो हम सब लोग एक दूसरे का सहारा बने, वो ऐसा है। और दूसरा, अगर आपके परिवार से माना किसी की डेथ हो गई है या कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तो इस समय प्रत्येक व्यक्ति को एक साहस की आवश्यकता है, उसको अपने साथियों की आवश्यकता है, और कभी कभी हमें खुद अपने अंदर झांकना होता है। कभी ये भी होता है कि हमारे साथ कोई नहीं होता, लेकिन जब आप कभी भी आपने कोई काम किया है, आपने अपनी एग्जाम दिया है वो भी अकेले दिया है, आपने दुनिया की बहुत जब से आप बड़े हुए हैं बहुत सारी अपनी परिस्थितियां और कठिनाइयां देखी है, वो भी अकेले की है। तो जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर आपको कुछ डिसीजन अकेले लेने पड़ते हैं, और इनफैक्ट जब आप खड़ा रहना चाहते हैं किसी जगह पर, मजबूत रहना चाहते हैं, उसमें भी ये डिसीजन भी आपको खुद ही लेना पड़ेगा। इस समय एक जो हमारे जो एक इनहेरिटेंट जो हमारे एक कहते हैं कि एक व्यक्ति की, एक मनुष्य की एक जो साइकोलॉजिकल जो टेंडेंसी होती है, तो जो हमारी बचपन से ही हमारे पास होती है कि हमें हमेशा एक असिस्टेंस की जरूरत होती है। हर एक व्यक्ति जब कमजोर पड़ जाता है उसको एक सहारे की जरूरत होती है। और जब हर एक व्यक्ति, क्योंकि ये एक हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, एक जब भी हम चाहते हैं कहीं पर भी, इसीलिए हम समाज में आए, इसीलिए हमारी फैमिली है, और जब भी हमें एक सहारे की जरूरत होती है तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की सहारा को ले। ऐसे समय में जब व्यक्ति टूटता है, कोई भी इंसान हो, वो टूटता जरूर है, कोई भी व्यक्ति हो। कोई ऐसा संसार में है ही नहीं कि जो जिसके घर में किसी की डेथ हो गई हो तो खुश हो रहा हो,
या जिसको कोई परेशानी हो गई हो तो खुश हो रहा हो। व्यक्ति की पहचान ये है कि जब वो टूटता है, जब वो उसको लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है और कुछ भी नहीं है, उस समय हर एक व्यक्ति को सहारा लेने की आवश्यकता होती है। और यही पर गलती होती है कि किस चीज की सहारा, किस चीज का वो सहारा लेना चाहता है, किस चीज का सहारा दे रहा है। कुछ व्यक्ति शराब का सहारा लेते हैं, कुछ व्यक्ति ड्रग का सहारा लेते हैं, कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि हमें जिंदगी में अब कुछ नहीं करना है, इसका सहारा लेते हैं, कुछ व्यक्ति किसी और चीज का सहारा लेते हैं जो कि शायद उस समय कुछ देर के लिए उनको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन जिंदगी के बहुत बड़े दौर के लिए वो फिर पछतावा होता है। तो इस समय जब हमें ऐसी परेशानी होती है तो हम अपने आप में मजबूती से खड़े रहें। बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन हैं, जैसे हम बता रहे हैं कि लाडली फाउंडेशन है, हम लोग हैं, अपनी बात शेयर करें। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि अब रास्ते सब बंद हो गए और अब हम क्या करें। तो मैं लोगों से एक चीज कहता हूं, अगर आज के समय में भी अगर आपको धनी होना है, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो रिसोर्सफुल बनिए। रिसोर्सफुल का मतलब आपके अच्छे मित्र हों, के अच्छे दोस्त बने, आपके अच्छे समाज और अच्छे संस्थाओं से आप जुड़े। ऐसे रिसोर्सफुल उसे बोलते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा भी है तो ये संबंध उससे नहीं खरीदे जाते, क्योंकि जब भी आप कष्ट में हो, अगर आप ऐसी बातें हमसे करते हैं, ऐसे लोगों से जुड़ते हैं, तो वही आपको इस समय एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ दे सकते हैं कि हाँ, हम आपके साथ हैं, आपको क्या हो। और कभी अगर आपको लगता है कि पूरे रास्ते बंद हो गए हैं, क्या करें, ऐसी परिस्थिति हर किसी के पास आती है, प्लीज उस समय आप अपना सोच का दायरा बढ़ाएं और बाहर निकलें, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप जब ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर कहीं पर आएंगे, वहां आपको सुनने के लिए हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, आप बहुत परेशान हो गए हैं, तो इसका मतलब पहला स्टेप है कि आप गलत सोच रहे हैं, आप 100% गलत हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई ना सुने और आपके लिए कोई सॉल्यूशन ना हो। कठिन समय है, परिस्थितियां कठिन है, लेकिन व्यक्ति का जो साथ होता है, व्यक्ति ही आता है, और सबसे बड़ा साथ आप आएंगे। अगर आप कोई ऐसा रास्ता चूज करते हैं जो कि आपको थोड़े समय के लिए रिलैक्स करता है लेकिन बाकी समय के लिए आपको नुकसान करता है, तो डिसीजन भी आपका ही रहता है, और उस डिसीजन से आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है वो भी आपका ही होता है। तो इसलिए ताकत रखिए और अपने मित्रों से, ऐसी संस्थाएं जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, आप अपनी बात को शेयर कीजिए। हर जगह सॉल्यूशन है, बस ढूंढने की आवश्यकता है। आप ढूंढिए, आपको कहीं ना कहीं सब सहारा जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। सर, कल मेरे पास बिहार से एक फोन आया था और उन्होंने मुझे अपना कंसर्न शेयर किया था कि सर वहां पे कुछ लोग, मैं उनका पूरा प्रॉपर जिला वगैरह नहीं पूछ पाई, पर उनका ये कंसर्न था कि मैम अगर वो हमारा शो वहां पर देखते हैं तो अब वहाँ के जो गांव है वहां पर एक बड़ा मिथ फैला हुआ है वैक्सीन को लेकर कि यदि हम वैक्सीन लगाएंगे तो उससे हम मतलब कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मतलब एक काफी नेगेटिव मिथ्स वहां पर वैक्सीन को लेकर फैले हुए हैं। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि डॉक्टर साहब से बोलेगा कि वो थोड़ा सा पॉजिटिव या फिर उसका एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीन के बारे में बताएंगे, तो शायद हम उन लोगों को सुना पाए, दिखा पाए कि ये डॉक्टर हमें कंसल्ट कर रहे हैं तो उनको लगानी चाहिए। जी जी बिल्कुल। देखिए, जब भी कभी कोई ऐसी महामारी के टाइम में, क्योंकि एक परेशानी का वातावरण होता है और व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई भी ऐसी परेशानी, ऐसी मुश्किल आए, चाहे वो हमारे घर पे आए, अभी तो पूरे देश में, पूरे संसार में मुश्किल है, तो चाहे वो हमारे इंडिविजुअल लाइफ में आए, चाहे वो किसी घर पर आती है, चाहे वो किसी समाज, तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हम हर चीज का विचार करें। जो मैं अपनी अभी पहले बात में, जो कि कामनी जी ने पूछा था कि अगर घर से कोई चला जाता है या कोरोना में डेथ हो जाती है तो उस फैमिली को कैसे स्ट्रेस से फेस करना चाहिए। जब भी कभी ऐसा कोई दुख आता है तो हमें उस चीज का एनालिसिस जरूर करना चाहिए, अपने आप को विवेक शून्य नहीं करना चाहिए। हम ऐसी ही कही हुई बातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि एक तो डर का माहौल पहले ही है, क्योंकि
कोविड-19 फैला हुआ है। और ये भी देख रहे हैं हम दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया में कि कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग को नुकसान हो रहा है। तो जब इतना डर का माहौल होता है तो हर चीज हमें डरी हुई लगती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर डर भर जाता है। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति ऐसे समय पर हमें अपना विवेक नहीं खोना चाहिए, जिससे हम विवेक को हम साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं अपना इंटेलिजेंसी और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको नहीं खोना चाहिए। हमें हर चीज को सोच समझ के काम समझ के पैर रखना चाहिए। जैसे अभी अगर हम बाहर भी जाते हैं तो हम सोचते हैं कहीं कुछ भूल तो नहीं गए, सैनिटाइजर ले गए नहीं ले गए, मास्क हम ले गए नहीं ले गए। तो जैसी वैक्सीन के बारे में भी है, वैक्सीन इसके लिए नहीं है अभी सभी लोगों के लिए कोरोना की, इससे पहले कभी भी कोई कोरोना की वैक्सीन नहीं थी। तो जब आपको ऐसी चीजें लगती हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि इसको लगाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, इसको लगाने से कुछ और भी मिथ होंगे। बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये भी प्रश्न पूछा था इससे पहले कि कहीं ये शादीशुदा लोगों को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए कोरोना वैक्सीन, कहीं इससे ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमारे बच्चे होने में कोई तकलीफ हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे मिथ हैं। ऐसे समय पर सही और सटीक जानकारी लेनी चाहिए और उसमें विचार करना चाहिए। और ये कैसे मिलेगा? ये आपके पास इंटरनेट भी है, आप ऐसे लोगों से पूछिए जो उस जगह पे है। जैसे आपने ये प्रश्न पूछ के अपने पूरे गांव वालों को अगर आप वीडियो दिखाएंगे तो शायद उनको विश्वास आएगा कि उन्होंने जहां से ये प्रश्न पूछा है वो ऑथेंटिक है। तो मैं पहले तो बहुत ही आपका वेलकम करता हूं कि बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, वैक्सीन जो है इस कोरोना रूपी इतना ये जो भयंकर बीमारी है के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। हमारे पास दो हथियारों की हम प्रारंभ से बात कर रहे हैं, एक मास्क और दूसरा वैक्सीन। और ये अभी तक कम से कम करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और उससे यह देखने में आया है कि जिन लोगों को ये वैक्सीन लगी है वो लोग एक तो पॉजिटिव भी कम हुए हैं, और अगर कुछ पॉजिटिव हो गए हैं तो उनमें बीमारी की गंभीरता बहुत कम पाई गई। वैक्सीन अभी करोड़ों लोगों को जो वैक्सीन लगी है उसमें से इसका जो इफेक्ट की हम बात करते हैं बहुत कम लोगों को इसका मतलब 1% को भी हम नहीं है, 0.001% या 2% लोगों को इसका डेंजरस साइड इफेक्ट आए हैं, गंभीर परिणाम आए हैं। अन्यथा ये वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। वैक्सीन लगाने के एक दिन आपको हल्का सा बुखार या खांसी या सर दर्द ऐसा होगा, 48 घंटे के बाद वो भी सिम्टम सब चले जाएंगे। वैक्सीन हमारे पास एकमात्र हथियार है। अभी तो आपको हम बताएं कि वैक्सीन के लिए लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि हमारे पास वैक्सीन की सप्लाई कम हो गई है। हमसे रोज प्रश्न पूछते हैं लोग, वैक्सीन कब आएगी? जो 18 से 45 के बीच में जो वैक्सीन की इतनी शॉर्टेज हो गई है, इसका मतलब कि लोग आ रहे हैं, अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर आपके गांव वाले ऐसा कहते हैं कि ये वैक्सीन लगाने से कोरोना हो जाता है, तो ये सरासर गलत है। अगर आपने सावधानी बरती है पहले से ही, तो वैक्सीन लगाने के बाद अगर 2 वैक्सीन आपको लग जाएगा तो उसके बाद आपको कोरोना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है, काफी हद तक कम हो जाती है। और माना अगर आपको हो भी गया तो उसके बाद आपका हॉस्पिटल एडमिशन या आप कोरोना से गंभीर होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है। अभी तक रिसर्च में भी ये पता चला है। तो आप अपने गांव वालों को कीजिए कि निसंदेह और निश्चिंत होकर वो वैक्सीन को लगाएं, और वैक्सीन हमें लगानी ही होगी, तभी हम इस कोरोना महामारी से मुक्ति पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। होपफुली ये एक जो नोट आपने दिया है वैक्सीनेशन पे में भी वहाँ के लोगों के लिए हेल्प करेगा, वो इस चीज को समझेंगे, गौर फरमाएंगे। इसी के साथ ज्योति पारवा जी ने अपना हैंड रेज किया है। मैम आप अपने आप को अनम्यूट करिए, अपने सवाल को रखिए अगर आप सुन पा रहे हैं। हाँ जी प्लीज, मोस्ट वेलकम। हेलो मैम। हाय मैम मैं उड़ीसा भवानीपटना से बोल रही हूँ। जी बताइए। मैं भी एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। मैंने वैक्सीन फरवरी में कंप्लीट कर दिया था, 2 डोज कंप्लीट हो गया था। फिर अभी लॉकडाउन के वजह से हम लोग हॉस्टल में नहीं रहते हैं,
हॉस्टल बंद हो गया, तो इसलिए मैं घर चली आई। घर में माँ भी मेडिकल में ही जॉब करती है, तो मैं उनके साथ प्रैक्टिस के लिए चली गई उनके साथ मेडिकल में। तो वो वहां पर ड्यूटी करने के समय कितने मरीजों को कोविड पॉजिटिव भी हुआ, तो मे बी मुझे वहां से ही हो गया है। तो आज को मुझे होके करीबन 15-16 दिन हो गया है ना। आपको कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट कब आई आपकी? मैंने मैंने तो 14 तारीख टेस्ट करवाया था, तो पॉजिटिव निकला। उससे अच्छा, पहले 3 दिन पहले मुझे सिम्टोम आने जब शुरू हो गए, तो मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया था घर पे। बहुत मतलब बढ़िया। हाँ, तो घर वाले सोच रहे थे नहीं ये तेरा वहम है, कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल फ्लू होगा। बट अननेसेसरी वहां पर मुझे स्नीजिंग हो गया 4 बार। तो डर लगा, यहाँ पर तो पेशेंट भी निकल रहे हैं, ऐसे में भी हो सकता है। तो बाकी लोग बोले अरे तूने तो वैक्सीन ले लिया है दोनों, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वैक्सीन लेके भी तो कई लोगों को हो रहा है ना। तो फिर भी डर था। फिर उसके बाद बुखार हुआ, 2-3 दिन बुखार हुआ। बुखार के अंदर ही मुझे स्मेल और टेस्ट आना, मतलब कुछ भी सेंस नहीं रहा। ना ही मैंने सेंस डिटेक्ट कर पाई, ना भी टेस्ट डिटेक्ट कर पाई। उसके बाद मुझे मतलब कंटिन्यू स्टूल हुआ। लूज स्टूल हुआ, ठीक है। हाँ, लूज स्टूल हुआ। फिर 14 तारीख को मैंने मतलब कोविड टेस्ट करवाया, मेरा पॉजिटिव निकला, मेरा भाई का भी पॉजिटिव निकला। हमारे घर में हम 3 ही लोग हैं, मेरे माँ, भाई और मैं। तो भाई और मेरे को पॉजिटिव, माँ का नेगेटिव निकला है। मेरा भाई अभी ठीक है। और मुझे भी मतलब गवर्नमेंट में जो मेडिसिन देते हैं, वो पैरासीटामोल और ओआरएस दिए थे और एजिथ्रोम्बाइसिन दिए थे, बस इतना ही, और कुछ नहीं दिए थे। तो उससे मेरा कुछ ठीक नहीं हुआ। और सिट्राजिन भी दिए थे, उससे मतलब उतना फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मैंने उसी दौरान ही मेरा मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगा। जैसे कि हम लोग स्टेज से दौड़ के जाते हैं और दौड़ के आते हैं, उससे सडन जब बात करते हैं जैसा प्रॉब्लम नहीं होता है क्या, वैसा ही प्रॉब्लम होने लगा मुझे। मतलब ओके। बात करने के समय मैंने लॉन्ग लॉन्ग ब्रीथ लेना स्टार्ट किया। फिर ऐसे नॉर्मली होता था, फिर ओके हो जाता था, नॉर्मल हो जाता था। ऐसे कंटिन्यू रहा। फिर मैंने मेडिसिन चेंज कर दिया। उसके अंदर ही जब ऐसे होने लगा, तो मैंने चेस्ट एक्सरे किया, तो चेस्ट में मतलब कफ अक्यूमुलेट हो गया था। तभी से लेके आज तक मतलब मैंने मेडिसिन खाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो एक डॉक्टर को दिखा के एक मेडिसिन लाई, उसका नाम है जिवेरडो किट। हाँ, उसमें डॉक्सीसाइक्लिन भी है और कुछ मेडिसिन भी है, इंक्लूड है। तो ये खा रही हूँ। कोर्स अभी 3 ही मेडिसिन बाकी है, बाकी सब खत्म हो गया। तो अभी मुझे ना ही फीवर है, ना ही पेन हो रहा है, ना ही लूज मोशन हो रहा है, ना ही कुछ। बट कल सडनली मुझे ना एकदम बॉडी से इचिक होने लगी। जहां पर इचिक होता था, मैंने वहां पर ऐसे मतलब खुजाना स्टार्ट किया, तो वहां पर रेड रेड पेचेस पड़ने लगे। जैसे कि मच्छर काटने के बाद अगर हम लोग खुजाते हैं, वहां पर रेड रेड पेचेस पड़ जाता है, वैसे ही मेरे बॉडी में हर जगह ऐसे हो गया। आँख के सराउंडिंग ऐसे हो गया। तो मुझे डर लगा। उस डर से ना थोड़ा सा बुखार हो गया, मीन्स आधा घंटा का फिर अच्छा, ठीक है ज्योति जी, अभी आपका एसपीओटी कितना है? अब वो कहाँ चेक करूं? हमारे यहाँ कोई भी मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं जाऊं। अगर हमारे अच्छा, यहाँ आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर भी नहीं है? नहीं है। अच्छा, आपकी 14 तारीख को रिपोर्ट आई थी और आज 26 तारीख है। तो हाँ, पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप आउट ऑफ डेंजर हो गई हैं। आपको पता है कि आपका सांस भी फूला था, आपका बहुत कुछ हुआ था। सांस फूला था, बुखार भी आया था आपको। 14 तारीख से 3 दिन पहले से आपको सिम्टम है, तब आपने आइसोलेट किया। हम बहुत देर से आपकी बात सुन रहे हैं और इसलिए मैं बताना चाहूंगा, शायद आपके इस प्रश्न से हमारे जितने यहाँ पे श्रोता हैं
जिन्होंने भी सुना होगा उनको बहुत बड़ा एक लर्निंग मिलने वाली है। कि सबसे पहले ज्योति जी ने क्या कहा कि मैं 3 दिन पहले से ही आइसोलेट हो गई थी, और इसके बाद इनका बीच में सांस भी फूला, लेकिन घर पे ही रहे। आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर भी नहीं था, तो कुछ नहीं। और इन्होंने जो दवा मिली थी सरकारी से, जिसमें कि बता रहे हैं कि आइवरमेक्टिन होगी और जो पैरासिटामोल और कुछ एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा इन्होंने कोई दवा भी नहीं खाई। और उसके बाद लास्ट में शायद जब इनका फिर जो लूज मोशन भी हुए, जो कि बिल्कुल टिपिकल सिम्टम्स होते हैं हमारे कोविड के, उसके बाद उन्होंने एंटीबायोटिक्स कुछ ली। एक तो आपको मैं पहले ही सबको बता दूं कि पल्स ऑक्सीमीटर अभी बहुत जरूरी इसलिए हो गया है कि अगर किसी व्यक्ति को भी कुछ होता है, बिकॉज हॉस्पिटल हो सकता है दूर हो, और कहीं आप ऐसी जगह फंस गए हो या आंधी तूफान आ रहा हो, तो हमें कुछ पता नहीं चलता, तो पल्स ऑक्सीमीटर से हमें अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन पता चल सकता है। इसको आप अपने पास जरूर रखें। लेकिन मैं जहां तक ज्योति जी की बात करूंगा कि अब न तो उनके पास, न तो उनको फीवर है, उनका सांस भी नहीं फूल रहा है, और वो सही है। लेकिन अभी आपने ये बताया कि अगर कहीं पर खुजली कर रहे हैं तो वो इचिंग हो रही है, उसके इर्द गिर्द पिगमेंटेशन हो जा रहा है या लाल लाल जैसा हो जा रहा है, जिसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। ये एलर्जिक रिएक्शंस है। और SpO2 भी अगर आपको अभी तक कोई सांस नहीं, आपको अभी चलने नहीं में सर, भी अभी मुझे एक्चुअली बेचैनी हो रही है, मतलब अजीब टाइप का फीलिंग हो रही है, उसकी वजह से सांस फूल जा रहा है बाय चांस। मतलब अभी कभी बात करूंगी तो मुझे लॉन्ग ब्रीथ लेके बात करना पड़ता है। हाँ, तो मैं अभी भी आपसे कहूंगा, क्योंकि देखिए आपको अगर 14 तारीख को पॉजिटिव आ गया तो 14 + 10 24 हो गया। हाँ, तो आपका जो डेंजर वाला पीरियड था वो तो चला गया मैडम। आपका जो आपका डेंजर वाला पीरियड था, जिसमें हम कहते हैं कि ये फेज हो गया और ये ऐसा हो सकता है, SpO2 बहुत नीचे आ जाएगा तो एडमिट करो, ये करो, अब वो चला गया। वो आप यू आर आउट ऑफ डेंजर। अभी अगर 14 तारीख को आप पॉजिटिव आई हैं तो 10 दिन हो गए, अभी आप हो रिकवरी फेज पे। और रिकवरी फेज में ज्योति जी आप अभी काफी परेशान रही है इस बीच में, और अभी भी आपको जो ये कभी आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, नींद भी शायद आपको कुछ कम आ रही है, नींद भी बहुत हाँ ज्यादा अच्छी हाँ नहीं है, सर, हाँ सर, मुझे और रात को 3 बजे तक भी नींद नहीं आ रहा है। आपको घबराहट भी हो रही है हल्की हल्की, और हाँ बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो मैं पहले ही आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ, तो ये जो है आपको पोस्ट रिकवरी जो कहते हैं एक एंजाइटी, ये हाँ एंजाइटी और स्ट्रेस में चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो अभी आप ये समझे कि आप जो है आउट ऑफ डेंजर हो गए हैं, क्योंकि 10 दिन, जिस दिन से आप पॉजिटिव आते हैं उससे 10 दिन के बीच में ये पहला 5 दिन आपके बॉडी में काफी रिएक्शन करता है। नेक्स्ट जो 5 to 10 डेज होता है, उस स्टेज में साइटोकाइन्स स्टॉर्म होता है, जब आपके शरीर में काफी उथल पुथल होती है, उसी समय नीचे जाता है। और 10 दिन के बाद धीरे धीरे वायरस जो है आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। और आपको तो आज 10 दिन के अलावा 12, 13, 14 दिन हो गए हैं। और ये मुझे जो लग रहा है कि जो आप वैसे बात करने में आपका सांस फूल रहा है, लेकिन आपका जो आप अपना देखिए 1 मिनट में आपकी सांसें कितनी चल रही हैं, शायद वो नॉर्मल होंगी, वो 16 से 18 होंगी, वैसे आपका सांस नहीं फूल रहा है। अगर आप देखिए, आप मूवी देखिए कोई, या आराम से बैठिए किसी जगह पे, वैसे अगर आपका सांस नहीं फूल रहा है, या कमरे में चलने पर आपका सांस नहीं फूल रहा है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर कहीं किसी लोकल डॉक्टर्स के पास कोई SpO2 मीटर है तो उसको, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे आप फोन पर भी बात कर सकते हैं। आपके आपके पास, आपके इर्द गिर्द किसी के पास पल्स ऑक्सीमीटर अगर होगा तो उससे चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरे समझ के हिसाब से अभी आप आउट ऑफ डेंजर हैं। और दूसरा तो ये परेशानी आपको हो रही है, शायद आप स्ट्रेस फील कर रही हैं अपने आप को, और अभी वो चीजें याद आ रही है कि पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं है, मैंने तो मेजर भी नहीं किया, तो इसलिए शायद कुछ दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज आप अभी आराम से रहिए, खूब पानी पीजिए। और ये जो सांस लेने की दिक्कत आपकी, कुछ आप बस आराम से, मतलब 2, 4, 5, 6 दिनों में, या क्योंकि कोविड होने के, रिकवरी होने के कम से कम 1 या 2 हफ्ते लग जाते हैं वो सिम्टम्स को रिजॉल्व होने में। तो ये रिजॉल्विंग पीरियड है, उसमें भी आप ठीक हो सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अभी आप बाहर जा सकती हैं, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे सिम्टम्स नहीं है,
तो आपने एक बार पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 फिर चेक कर लीजिएगा। और हाँ सर। अदरवाइज यू विल बी ऑलराइट। अभी क्या करूं? अभी आपको कुछ नहीं, अभी आपको रिलैक्स होना है। प्रिकॉशन कुछ लूं क्या नहीं, मतलब अभी कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं लेना है अभी इस समय। अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर से एक बार पल्स अपना वो जरूर चेक कर सकती हैं SpO2 कितना है। अगर आपका SpO2 94 मेरा से ऊपर बीपी है, हमेशा लो रहता है, उस नहीं, दौरान हाँ, भी बीपी लो देखिए, ही था मेरा। देखिए बीपी लो होता है तो उसमें आप ORS का घोल ले सकते हैं, और है ना, और प्लस कुछ ऐसी चीज ले सकते हैं जिसमें नमक ज्यादा हो। लेकिन मुझे एक चीज मैं चाहूंगा आपसे, अपना पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 ले लीजिएगा, चेक कर लीजिए। अगर हाँ आपका सर, SpO2 94 से ऊपर है तो फिर आप आराम से नाचने गाना शुरू कर दीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। बस मुझे केवल पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग आपकी चाहिए। सर एक डाउट थी, सर एक डाउट था जी, हाँ। जब मैंने मुझे और मेरे भाई को यही प्रॉब्लम था, हम लोगों का स्टूलिंग का कॉलर डिफरेंट आ रहा था, वो मेडिसिन के दौरान हो रहा था हाँ, या वो मेडिसिन नहीं, उससे उसका इससे कोई मतलब नहीं है, वो बिकॉज ऑफ द मेडिसिन भी ऐसा हो सकता है। अच्छा सर। और मेरा ना उस दौरान मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी मेरा हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा कम हो रहा है। बिल्कुल हो सकता है, ये चीजें आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार अपने लोकल डॉक्टर से दिखा के एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन पहला पल्स ऑक्सीमीटर अपना SpO2 आपको जरूर मेजर करना है। बिकॉज कोविड के दौरान ही मेरा पीरियड्स हुआ था, उस दौरान मेरा नो एक ही प्रॉब्लम, दिन जी, एक ही उसका दिन ब्लीडिंग हुआ था सर, तो मैं कोई डर गई, प्रॉब्लम एक नहीं। ही दिन कैसे ब्लीडिंग हो गया, और बिल्कुल नहीं हुआ। जी, वो कुछ अल्टरेशन इसमें होता है, तो उसकी आप हाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बेटर ये है कि आप जो मेन जो फेज होता है वो आप उससे रिकवर कर सकती हैं। एक बार अपना SpO2 जरूर चेक कर लीजिए, और एक हाँ। लोकल तो डॉक्टर्स को जरूर दिखाइए। कंप्लीट ब्लड काउंट कर दूं क्या सर? हाँ बिल्कुल, आप एक CBC जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ सर एक और सवाल हमारे पास आया है ऑडियंस से कि सर अगर एक फैमिली में 3 लोग पॉजिटिव हैं और तीनों को ही डिफरेंट सिम्टम्स हैं, तो क्या हम तीनों को, वो जो 3 व्यक्ति हैं परिवार के, उनको एक ही घर में एक ही रूम में आइसोलेट कर सकते हैं, या फिर सभी के लिए डिफरेंट रूम होना इज कंपलसरी? देखिए, अगर सभी लोग एक ही दिन में पॉजिटिव आए हैं तो सभी लोग एक ही कमरे में रह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर अलग अलग दिन में एक्सपोजर हुआ है कि कोई 5 तारीख को पॉजिटिव हुआ, कोई 10 को, उसके बाद कोई 4 तारीख को पॉजिटिव हुआ, तो कोशिश ये करना चाहिए, हालांकि अगर नहीं है इस प्रकार से, तो 2 मीटर 2 से 5 मीटर की जगह पे आप रह सकते हैं एक ही उसमें। डेट ऑफ एक्सपोजर अलग अलग हो, डेट ऑफ एक्सपोजर अगर अलग अलग हो तो फिर उसमें जिसको एक्सपोजर पहले हुआ है तो हो सकता है जब वो रिकवरी फेज में होगा तो मतलब वायरल लोड ज्यादा न पड़े, तो इसलिए वो अलग अलग जगहों पर भी अगर हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज एक ही डेट है एक्सपोजर की है, 1-2 दिन आगे पीछे है या एक ही फैमिली में, तो एक ही घर के अंदर बिल्कुल रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो कोविड केयर हम जो वार्ड बनाते हैं उसमें भी एक डिस्टेंस पे ही हम लोगों को रखते हैं। थैंक यू सो मच सर। आशा दीदी ने कुछ चैट बॉक्स में अपने सवाल डाले हैं, बच्चों को लेकर है। मैम अगर आप उसको अब खुद ही इलैबोरेट करेंगे तो बेहतर होगा। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये कि मतलब मुझसे 2-3 मेरी बिल्डिंग में ही है, गर्ल्स हैं, 12th में क्या है, उनको अभी होना चाहिए VA में, लेकिन एग्जाम नहीं दे पाई हैं क्योंकि अभी 12th के एग्जाम का कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं कल उन्होंने मुझसे बात करी, इतनी डिप्रेशन में है, क्वेश्चन का उन्हें मिल नहीं रहा है कि मैं मतलब नेक्स्ट ईयर 11th वाले 12th में पहुंच गए, पर मैं अभी भी 12th में ही हूँ, एग्जाम कब होगा पता नहीं। घर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मम्मियों को लगता है एग्जाम का भी डेट नहीं है, चलो भाई घर के काम करो, उन्हें समझ नहीं आ रहा पढ़ाई करें घर करें। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे माध्यम से, और ये सिर्फ 1 ही 2 बच्चों का नहीं, मोस्टली बहुत सारी गर्ल्स का प्रॉब्लम या बॉयज का है, तो आप कुछ ऐसा सजेशन दें कि उनके पेरेंट्स भी ये सुन करके या उनको कुछ चेंजिंग अपने अंदर लेके आनी चाहिए ताकि बच्चों को डिप्रेशन से निकल सके, वरना ये प्रॉब्लम्स सिर्फ कोविड ही नहीं है, उनके लिए आगे जाके बहुत हो जाएगी।
प्रसाद जी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, और मैं आपसे कहूंगा कि मैंने देवेंद्र जी से भी पहले रिक्वेस्ट किया है कि प्रोग्राम हम यूनिवर्सिटीज लेवल पे और यूथ का जब हमारा सेशन होता है अलग से, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप जितने छात्र छात्राओं से ऐसे मिलती हैं तो उनको जरूर ये प्रोग्राम को ज्वाइन कराएं। अगर उनके यहाँ नेट की कोई दिक्कत होती है या कुछ भी, तो कैसे भी लाडली फाउंडेशन हमारा काफी अच्छा काम करता है, तो किसी भी जगह पे एक उनको कैसे हम फैसिलिटेट कर सकें कि वो इस प्रोग्राम को सुन सकें। शायद अगर वो लाइव सुनेंगे तो काफी अच्छा उन्हें लगेगा और उनकी समस्याओं को हम और निदान कर पाएंगे। अभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और स्कूल्स में जब जाते हैं बच्चे तो उनका आपस में जब बच्चों से एक दूसरे से बात करते हैं तो काफी उनकी जो समस्याएं हैं वैसी सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि एक जो पीयर रिलेशनशिप होता है एक दूसरे का, वो अभी बच्चों को नहीं मिल पा रहा घर पे। और अपने उनकी कुछ जो फ्रेंड सर्किल होती है वहां पर उनको जो भी, चाहे वो घर का कोई स्ट्रेस है चाहे वो स्कूल का कोई स्ट्रेस है, जब वो 1 या 2 घंटे दिन में खेल लेते हैं और अपनी बातें अपने पीयर अपने ग्रुप के बच्चों में बताते हैं, तो काफी हद तक उन्हें लगता है कि वो सपोर्टेड फील कर रहे हैं। लेकिन अभी इस परिस्थिति में जब स्कूल बंद है, तो मैं उनके परिवार वालों को बताना चाहूंगा, हर एक जो कि अभी हैं, मैंने इससे पहले भी बताया था कि परिवार को अभी बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना होगा, एज ए फ्रेंडली बिहेव करना होगा, क्योंकि आपको लगता होगा कि हम ही लोग परेशान हैं, क्योंकि बच्चे क्या समझते हैं और इतना कोविड उनको क्या पता। बिल्कुल आप ऐसा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बच्चे आज 3 साल के या 2 साल के बाद में होते हैं, पहले उनको मोबाइल चाहिए होता है। कार्टून्स में भी अगर वो देखते हैं या न्यूज में भी वो देखते हैं तो उनके समझ में सब आता है। अभी आप ये समझिए, जो जिस बच्चे का जन्म 2020 में हुआ होगा उसने तो कुछ देखा ही नहीं, वो तो सैनिटाइजर देख रहा है, सबको मास्क पहने हुए देख रहा है, तो बच्चे को भी पता है कि कुछ तो ऐसा है। और अगर आपका बच्चा 10 साल 15 साल का है और 16-17 साल के हैं, तब तो आप ये बिल्कुल ही ना सोचें कि बच्चों को क्या फर्क पड़ता है। जी बहुत फर्क पड़ता है, बच्चे भी चिंतित हैं इस चीज के लिए। एक तो उनका स्कूल नहीं खुल रहा है, ऑनलाइन टीचिंग में जब तक फेस टू फेस इंटरेक्शन बच्चे और टीचर्स के बीच नहीं होता है, और बच्चे जो अपनी शरारत करते हैं क्लास के अंदर, जब तक वो नहीं कर पाते हैं, वो कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं, और वो चीजें जो कंपनसेट नहीं हो पा रही, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। क्योंकि अगर जो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है उसमें से अगर वो ना हो तो हमें भी बेचैनी होने लगती है कि नहीं, ये रोज तो ये होता था लेकिन अब कुछ दूसरा हो रहा है। तो आप देखिए कि बच्चों के जो रूटीन था वो रूटीन पूरा चेंज हो चुका है, और न तो उनके दोस्त हैं जिनके साथ वो शरारत करते थे, और न वो टीचर हैं जिनको वो परेशान करते थे, और न वो इस उम्र में जहां पर उन्हें बेस्ट अपना प्रेजेंट करना था और जहां पर उन्हें अपने पीयर को ये दिखाना था कि आई एम द बेस्ट, वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी साइकोलॉजिकल समस्याएं के साथ वो जूझ रहे हैं, भले ही वो आपको ना बता पाए। इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में सभी गार्जियन से भी निवेदन करूंगा कि आप बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण माहौल में रहें, उनके साथ फ्रेंडशिप करें, उनके साथ वो माहौल देने की उनको कोशिश करें घर में जो कि उन्हें स्कूल से जो वो मिस कर रहे हैं, और उनके साथ बात कर रहे हैं। अगर वो कोई प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं तो उसका भी जवाब दें, ऐसे नहीं उनसे कहें कि तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। इससे बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आज की सोशल मीडिया इतनी तेज है, हर एक बच्चे की वहां तक पहुंच है। आप ये भी समझिए कि उसको भी ये चिंता है अपने भविष्य की कि अगर मेरे एग्जाम 3 महीने लेट होता है तो शायद मेरी जो ग्रोथ है वो 3 महीने लेट हो गई है। तो ऐसे समय में हमें उनको काउंसिल करना चाहिए, हमें उनको समझाना चाहिए कि अभी ये ऐसा वक्त है, और इस वक्त में एग्जाम भले ही आपके कुछ लेट में हो रहे हैं, या एग्जाम में अगर आपका रिजल्ट काफी लेट में आ रहा है तो आप कुछ स्किल सीख सकते हैं। आप घर में ही कुछ व्यवहारिक स्किल सीख सकते हैं। आप अगर आपके घर में डेस्कटॉप लैपटॉप है तो उनको कुछ टेक्निकल चीजें आप सिखा सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी ऐसे प्रोग्रामिंग आजकल चल रही है, उनसे आप उनको रूबरू करा सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी कैसे करें इसके लिए बहुत सारी क्लासेस हैं, वो आप कर सकते हैं। आपको अपने बच्चों को इंगेज रखना होगा और उनसे मैत्रीपूर्ण बात करके उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनना होगा। अभी हम ऑटोक्रेटिक मोड में न जाएं, अभी हम उन्हें बिल्कुल भी ये न कहें, क्योंकि वो पहले से ही स्ट्रेस में है, पहले से ही उनको वो कुछ न कुछ मिस कर रहे हैं,
और हो सकता है आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है आपके बच्चे पहले जैसा व्यवहार आपसे न कर रहे हो सकता है आपके बच्चे कह रहे हो कि हम कुछ अजीब सा फील कर रहे हैं। तो इस समय आपको समझना होगा उन्हें। और बच्चों से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप अभी घर में हैं तो आपको भी काफी पॉजिटिव होने की आवश्यकता है। आप ये ना सोचिए कि ये समय हमेशा रहेगा, 1 महीना 2 महीना, आप ये समझिए कि ये समर वैकेशन है आपके लिए। लाइफ में आपके स्किल्स कैसे हैं और आप कितना जानते हैं और आपकी नॉलेज कितनी है, इसकी बहुत महत्ता रखती है, बशर्ते कि आपने इंटरमीडिएट कब किया, आपने बीएससी कब किया। डिग्री आज के इस जो वर्ड है, टुडेज वर्ड में जो डिग्रीज हैं और जो आपको क्वालिफिकेशंस जो मिलती हैं वो तो सभी कर जाते हैं। एमबीबीएस की डिग्री भी बहुत सारे लोगों को मिल जाती है, बीडीएस की भी मिल जाती है, इंटरमीडिएट भी आप हो जाएंगे। लेकिन जिंदगी में सफलता वहां मिलती है जहां पर यह देखा जाता है कि आप किस तरह से अपने डिग्री का उपयोग करते हैं, आपके पास पेशेंस कितना है, आप किन टेक्निक्स को जानते हैं, आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स करने की चीजें कैसी है। तो ये समय बहुत अच्छा है जब आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, अलग से चीजों को सॉल्यूशन, अलग से चीजों को कैसे हम सॉल्व करें, इन चीजों को सोच सकते हैं। तो ये इसको आप पॉजिटिव लीजिए कि ऐसा समय आपको मिलेगा नहीं जब आप मैथमेटिक्स डिफरेंट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं और डिफरेंट चीजों के बारे में आप अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। पॉजिटिव अगर आप अपने आप को बनाएंगे तो डेफिनेटली कुछ दिनों की बात है, फिर वही हम सब कुछ करेंगे। और इस समय आप अपने को कितना स्ट्रांग बनाते हैं, एकेडमिकली भी अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली वेरी मोटिवेटेड फॉर ऑल द स्टूडेंट जो अभी इस समय इसको सुन रहे होंगे और इस दौर से जो गुजर रहे हैं। मे बी इस फ्रेज के लिए तो काफी मोटिवेटेड वर्ड्स थे सभी के लिए। और इसी के साथ मेघा मिथिलेश मैम ने अपना हैंड रेज किया है सवालों के लिए, तो आई रिक्वेस्ट मैम कि आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम प्लीज। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर इट्स अ पॉसिबल कि अभी मेरी फ्रेंड हैं तो उनको कल हल्का सा फीवर था, तो वो कल जाकर वैक्सीनेशन ले सकते हैं? नहीं, फीवर अगर अभी है उनको तो कल वैक्सीनेशन न लें, क्योंकि फीवर होने पर वैक्सीनेशन के बाद फिर फीवर होता है। और दूसरा फीवर जो है, मैंने जैसे बार बार बताता हूँ कि अगर फीवर है दिमाग के एक कोने पे जरूर हो सकता है कि उनको कोविड हो। तो इसलिए फीवर के साथ कफ और सोर थ्रोट, अगर ये चीजें डेवलप होती हैं तो सबसे पहले उनको टेस्ट करना चाहिए, वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर वो कोविड पॉजिटिव हो गई तो उनको 3 महीने बाद वैक्सीन लगेगा। जी, वैक्सीन के लिए बिल्कुल ना जाए। अच्छा, नहीं जाना। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ बंधनी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हैं। उनका सवाल है कि सर क्या कॉन्स्टेंटली हेडेक रहना भी एक कोविड का सिम्टम है या फिर ब्लैक फंगस का सिम्टम है, या फिर ये बहुत यूजुअली ऐसा हो रहा है नॉर्मल? इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली कंटिन्यूअसली हेडेक अगर आप है तो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि क्या आप कोविड पॉजिटिव हैं। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, उसमें कंटिन्यूअसली हेडेक हो रहा है तो ठीक है, एक्सेप्ट करें। अगर आप कोविड पॉजिटिव नहीं है और आपका कंटिन्यूअसली हेडेक हो रहा है बट इससे पहले आपको हेडेक कभी नहीं था, तो आई एम क्लियर टू यू कि अगर आपको इससे पहले हेडेक था, जैसे कि एग्जांपल देते हैं माइग्रेन जो हेडेक होता है वो आधे सर में होता है और वो एकदम शुरू नहीं होता है, कहीं ना कहीं इससे पहले आपको हेडेक रहा होगा, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, और हर वो फ्रीक्वेंसी में, हर 15 दिन में, हर 10 दिन में आपको हेडेक होता है और काफी 4-5 दिन तक रहता है। अगर वही हेडेक आपको इस बीच भी हो रहा है तो हो सकता है कि पुराना वाला हेडेक आपका होगा। दूसरा, जो आप ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस की बात कर रहे हैं, वो पहले तो अगर आप रिस्क ग्रुप में नहीं है, अगर आप यंग हैं और आपको कोई ऐसा रिस्क नहीं है, आप स्टेरॉइड नहीं ले रहे हैं, आप कोविड पॉजिटिव नहीं है, तो नहीं, आप ब्लैक फंगस हर किसी को नहीं होता। इससे पहले भी ब्लैक फंगस था तो ऐसा नहीं कि हर किसी को चपेट लेता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। दूसरा, अगर आपको पहली बार सीवियर हेडेक हो रहा है, इससे पहले हेडेक नहीं था,
और कुछ अजीब टाइप का हेडेक हो रहा है जो आपको इससे पहले नहीं हुआ था, तो प्लीज आप टेस्ट करा लीजिए अपना, यू कैन बी अ कोविड पॉजिटिव, बिकॉज ये एटिपिकल सिम्टम्स हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स, तो ही टोल्ड मी कि मेरा सर दर्द हो रहा है ऐसे ही, और जब सर दर्द हो रहा है तो मैंने कहा सर दर्द तो इनिशियली देखिए जो इसके सिम्टम थे कोविड के थे कि फीवर आएगा प्लस सोर थ्रोट, अभी भी टिपिकल सिम्टम्स यही है कि फीवर, सोर थ्रोट, लूज मोशन, हेडेक ये होगा, लेकिन फीवर होना जरूरी था। लेकिन जब केवल हेडेक होता है ये मतलब और आपको कुछ नहीं है, तो ये एटिपिकल सिम्टम्स में आ जाता है। आप अगर टेस्ट कराएंगे, जिस अपने फ्रेंड का मैं एग्जांपल दे रहा था, तो उन्होंने भी टेस्ट जब कराया, हम भी उसको ये सोच रहे थे कि नहीं ये हेडेक कोई दूसरा होगा, लेकिन जब टेस्ट कराया तो ही टर्न आउट टू बी पॉजिटिव। तो आपका अगर ये हेडेक पहले वाला हेडेक नहीं है तो प्लीज आप टेस्ट कराइए, हो सकता है कि ये उसका भी सिम्टम्स हो, एटिपिकल सिम्टम। थैंक यू सो मच सर। समय कम रहते हुए हम एक आखिरी सवाल ले रहे हैं। नीतीश मिश्रा जी ने जूम पर हैंड रेज किया है, सो आई रिक्वेस्ट नीतीश जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन डायरेक्टली। आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस प्लीज आस्क योरसेल्फ। नीतीश जी आप अपने सवाल बोलिए अगर आप सुन पा रहे हैं तो। एक बात, जब तक नीतीश जी बोलते हैं, इससे पहले एक ज्योति का जो प्रश्न था वो अगर मुझे सुन रही हैं, जैसे उन्होंने कहा मेरे पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, एक बार वो जो 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है जिसमें कि पल्स ऑक्सीमीटर की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर अपने कमरे में वो 6 मीटर मतलब 6 मिनट अगर घूमती हैं, अगर अभी सुन रही हो, तो अपने कमरे में 6 मिनट तक आराम से घूमती हैं, और 6 मिनट में घूमने पर 6 मिनट तक पूरे कमरे में घूमने पर अगर उनका सांस, उनको कोई परेशानी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, और बिल्कुल और वेल रहती हैं, कोई भी परेशानी नहीं होती है, तो ये भी एक हमारा टेस्ट हो सकता है कि हाँ हमें ऑक्सीजन की अब जरूरत, मतलब हम बिल्कुल ठीक। लेकिन जो 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है आइडियली उसमें भी हमें पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि 6 मिनट वॉक करने से पहले अपना पल्स ऑक्सीमीटर देखते हैं और रीडिंग लेते हैं, उसके बाद पूरा 6 मिनट वॉक करके एक ही कमरे के अंदर 6 मिनट में फिर देखते हैं कि कहीं अगर हमारे जो पल्स ऑक्सीमीटर की जो SpO2 की रीडिंग होती है वो 4% से नीचे, 4% से ज्यादा होती है, तो इसका मतलब यह है कि आप ठीक नहीं है। एक मैंने छोटा सा बता दिया कि अगर कुछ भी नहीं है तो क्या करें। जी नितिन मिश्रा जी। थैंक यू सो मच सर। नितिन मिश्रा जी अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और अपने सवाल को सामने रखिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस जो है वो सब क्या मतलब, उन मतलब डिफरेंस क्या है, और वो सब फंगस हमारे बॉडी में क्या मतलब खराबी कर सकते हैं, और ये कितना जानलेवा है? और जो र्यूमर आ रहा है सर कि मतलब एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड से ये ज्यादा फैल रहा है बोल के, फंगस का अटैक, तो क्या ये सच है? हाँ नहीं, ये एक्चुअली जो है नाम जो ब्लैक, येलो, व्हाइट, ग्रीन, ये जो अभी तो ग्रीन और पता नहीं कौन कलर आएंगे, जब येलो नाम आया था तो हम लोग भी, मैंने अपने माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रेंड से भी बात की थी, तो हम लोग भी समझ नहीं पाए थे कि ये भैया ये कौन कौन से नाम जो हमने भी कभी नहीं पढ़े ऐसे आ रहे हैं। एक्चुअली ये नाम जो है ये लोगों के दिए हुए नाम है, और पता नहीं कौन कौन से नाम दे रहे हैं। जो ब्लैक फंगस है वास्तव में इसका नाम भी ब्लैक फंगस नहीं है, ये म्यूकोरल फैमिली से आता है, फाइलम से आता है, म्यूकोरमाइकोसिस। तो ये ब्लैक, ये ब्लैक भी नहीं है, इसका नाम हम ये पता नहीं किसने ब्लैक इसको बोल दिया है, तो उसी को देखते हुए सब ब्लैक बोल रहे हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी और माइकोलॉजी जो कि जो फंगस जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल ये ब्लैक है ही नहीं, जो दिखता है ये ब्लैक दिखता है, इसका मतलब थोड़ी कि ब्लैक हो जाएगा, इसका नाम, इस बीमारी का नाम ब्लैक हो जाएगा। इसलिए ये जो फंगस है इसका, ये ब्लैक फंगस का जो मेन जहां हम नाम कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस है, जो कि म्यूकोरल फैमिली का एक फंगस होता है और हर जगह मिलता है। अब ये जो व्हाइट फंगस और येलो फंगस है ये भी
इनका भी जो ये नाम दे रहे हैं नोमेनक्लेचर लोगों के द्वारा किया गया है। जो सभी जो फंगस होते हैं, एक जैसे कैंडिडियासिस की बात हम करते हैं, जिसको लोग शायद व्हाइट फंगस बात कर रहे हैं, और येलो फंगस में शायद एस्परजिलोसिस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये येलो, लाल, पीला ये नाम नहीं है। मेनली जो फंगस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहता है, और ऐसा नहीं कि अभी अभी ये फंगस देखे गए हैं, हमेशा से इससे पहले फंगस आपने देखा होगा। इससे पहले आपने देखा होगा जब किसी के कोई बच्चा अगर उससे दूध पीता है, क्या बोलते हैं उसको, जो आर्टिफिशियल निप्पल आता है बाहर से बोतल वाले उसमें, और वो अगर वो साफ नहीं रहता है तो बच्चे के मुंह के अंदर भी सफेद सफेद जैसा बन जाता है। तो ये जो चीजें हैं, कैंडिडियासिस जिसे हम बोलते थे कि ये फंगल इन्फेक्शन है, ये पहले भी होता था हर जगह पे। इन फंगस में आपने बिल्कुल सही कहा, स्टेरॉइड का जो इंटेक है, जो लोग अपने मन से स्टेरॉइड को ले रहे हैं, मतलब स्टेरॉइड इस कोरोना वाली बीमारी में, जिस कोरोना कोविड-19 पैंडेमिक में स्टेरॉइड अपने आप में एक वरदान भी सिद्ध हुआ है, और ये लाइफ सेविंग ड्रग की अगर हम आज बात करते हैं कोविड के ट्रीटमेंट में, तो वो हमारे पास स्टेरॉइड में से एक है। लेकिन कोई भी दवा अगर आप चिकित्सक के सलाह से या फिर गाइडलाइंस की वजह से, जो गाइडलाइंस दी गई है उसके अनुसार करते हैं, तो वो बहुत अच्छी है। अपने मन से अगर कहते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजर बोलते हैं, तो वो डेंजर हो जाती है। इसलिए हम हर किसी को ये बता रहे हैं कि स्टेरॉइड का जो सेवन करें, जब आपका कोविड पॉजिटिव है, SpO2 94 से नीचे चला जाता है, तो 3 से 4 दिन तक आप स्टेरॉइड लें, वो भी अगर चिकित्सक के सुपरविजन में ले सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर कोई व्यक्ति 2-2 हफ्ते तक स्टेरॉइड लेते हैं और 3-3 हफ्ते तक इंडिकेटेड नहीं है तब भी, तो उसमें इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। इम्यूनिटी बॉडी की सप्रेस होती है, उसमें ये ब्लैक फंगस या जो आप म्यूकर केसेस देखे जाते हैं। कैंडिडियासिस में भी अगर ये ब्लड में अगर चला जाता है, कैंडिडीमिया जिसको हम बोलते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा सीवियर फंगल का इन्फेक्शन हमारे शरीर में अगर कहीं से भी हो, किसी भी माध्यम से, ये बहुत होता है। और हमेशा ये देखा गया है कि फंगल इन्फेक्शन जो हमारे शरीर में है, ये जब हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, तभी ये होता है। उसमें चीज बताता हूँ, जैसे HIV का पेशेंट है, HIV के पेशेंट में पहले भी देखा है कि उसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। और डायबिटीज का पेशेंट है, डायबिटीज में जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, डायबिटीज जो कंट्रोल नहीं है, शुगर 200-400 गया हुआ है, हम अपनी वो पुरानी दवा खा रहे हैं, तो ये भी इसमें भी फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उससे भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी देखा गया है। तो इन ग्रुप में फंगल इन्फेक्शन जब होता है, शरीर में होता है, तो ये ब्लड में जाने की इसकी संभावना, क्योंकि इन्वेजिव है, इसमें से जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये एंजियो इन्वेसिव है, इसका मतलब ये ब्लड को, हमारे टिश्यू को इन्वेड कर देता है, तो ये बहुत खतरनाक है। इसलिए कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है, आपको दिखता है कि फंगल इन्फेक्शन है, डॉक्टर डायग्नोज करता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट इसका सबका है, चाहे वो कैंडिडियासिस हो, चाहे वो एस्परजिलोसिस हो, चाहे वो म्यूकोरमाइकोसिस हो, सबका ट्रीटमेंट है। इसको पहचानने की जरूरत है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग इसमें बहुत जो पैनिक हो रहा है कि आप लोग ब्लैक फंगस और ये करना, ये नॉर्मल आदमी को नहीं होगा। और जो कोविड पॉजिटिव नहीं है, प्लस जो मैंने आपको बताते आता हूँ मैं आप लोगों को, कि जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के नहीं है, HIV के नहीं है, या जिनको बहुत लंबी बीमारी नहीं चल रही है, हॉस्पिटल में भी काफी लंबे टाइम तक एडमिट रहने से, ये जब ऑक्सीजन थेरेपी चलती है तो उसमें जो ह्यूमिडिफायर नहीं होने से, आई मीन उसका वाटर जो होता है उसका भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इसलिए इन ग्रुप में ये सब चीज हो सकती है। लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेरॉइड जब चलता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कैंसर का पेशेंट्स है, उसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहता है। और फंगस इन्फेक्शन ऑफकोर्स डेंजरस है, इसका इलाज बहुत जल्दी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन इसको कैच करना चाहिए कि हाँ, आपको जैसे ही पता चलता है कि फंगस है, तुरंत डॉक्टर को से सलाह लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर।